चलिए तो बच्चा लोग आज सेकेंड लास्ट लेक्चर में चैप्टर का आज हम लोग डील करेंगे यूट्रोफिकेशन से, है ना। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। आज बात करेंगे यूट्रोफिकेशन। देखो, यूट्रोफिकेशन का सिंपल मतलब होता है एजिंग ऑफ वाटर बॉडीज। एजिंग ऑफ वाटर बॉडीज मतलब जो भी वाटर बॉडीज है उनका बूढ़ा होना। यार थोड़ा अजीब बात नहीं है बूढ़ा होना। देखो सिंपल मतलब यह है, जैसे मान लो तुम्हारे घर के आसपास कोई पानी जमा है, कोई नया प्लॉट है, खाली प्लॉट है और वहां पानी जमा है। तुम नोटिस करोगे कि पानी जमा है तो वो सड़ेगा पहले। सड़ने के बाद कुछ समय में उसमें पत्ता आ जाएगा, फिर घास वास उगने लगेगा। वाटर वाला जो घास होता है, वाटर ग्रास, ये सब। और एक समय के बाद देखोगे कि वो भरने लगा, उसका किनारा भरने लगा। स्टार्टिंग में पानी सालों भर रहता था, बट कुछ समय के बाद तुम नोटिस करोगे कि अब गर्मी में वो पानी का जो वाटर बॉडी है वो सूख जाता है। तो ये बहुत धीरे धीरे होगा स्टार्टिंग, यानी ये नहीं कि 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल में। अगर नॉर्मल वाटर बॉडी है तो नॉर्मल लेक है तो। लेकिन अच्छा, एक और बात, जो यंग लेक होता है वो उसका वाटर कोल्ड होता है, क्लियर होता है और उसमें बहुत कम लाइफ होता है। यंग, कोल्ड वाटर है, क्लियर है और वो पानी बहुत कम लाइफ को सपोर्ट करता है। समय के साथ उस खाली पड़े पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड अप होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस। और इन सब न्यूट्रिएंट्स के ऐड होने से यहाँ पे अलग अलग तरह के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को इंकरेजमेंट मिलता है, बढ़ावा मिलता है। जैसे जैसे लेक का फर्टिलिटी बढ़ता है वहाँ पे बहुत सारा एनिमल और प्लांट लाइफ आना शुरू होता है, और वो सब जब मरेगा तो ऑर्गेनिक मैटर बन के उसी लेक के बॉटम में जमा भी हो। धीरे धीरे वो जमा होते होते लेक स्वैल्वर होता है। जो भी लेक है वो कम गहरा होना शुरू होता है और साथ में गर्म होना शुरू होता है। ठीक है। और जब पानी गर्म होगा तो वहां पे जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको ठंडे इन्वायरमेंट में भी जिंदा रहने के लिए सपोर्ट करना शुरू करेगा। ठीक है। और अगर आप उसमें न्यूट्रिएंट बहुत तेजी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे ये जो प्रोसेस है एजिंग ऑफ लेक का बहुत फास्ट है। जैसे घर के आसपास जो पानी होता है जमा, कायदे से वहां भी 10 साल 15 साल में प्लांट आना चाहिए। बट चूंकि आप अपना कचरा उसी में फेंक रहे होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर आप डाल रहे हैं घर का कचरा, तो पानी गंदा होते गया, सड़ा ऑर्गेनिक मैटर बना, नीचे जमा हुआ, ह्यूमस बना। अब वहां पे नया नया लाइफ सपोर्ट होगा, लाइफ आएगा तो बहुत जल्दी वो भरेगा। आपको लगता है कि वो आपके कचड़े से भर गया, बट बच्चा सच्चाई ये नहीं होता। बात असल में ये है कि आपका कचड़ा मोस्टली तो किचन वेस्ट होता है, बाकी सब तो धूल वूल तो आप बस घर के बाहर कर देते हो। हम्म। जो भी सीवेज है ये सब तो ऑलमोस्ट हर घर में आजकल टंकी होता है, वहां जाता है, वहां डिकम्पोज होता है। तो जो किचन वेस्ट है वही जा रहा होता है। और वो ऑर्गेनिक मैटर वो तो सड़ जाएगा। आज तुम डाले हो, आज तेरे को लग रहा है कि हम एक केले का छिलका उस पानी में ऐड किए, 10 दिन में 10 केले का छिलका ऐड किए, 10 साल में 10,000 केले का छिलका ऐड किए। लेकिन बच्चा, वो 10 दिन में केले का छिलका जो तुम 10 ऐड किए थे, अगले 10 दिन के बाद वो गायब हो गया है, डिकम्पोज हो चुका है। तो वो तुम्हारे कचड़े से नहीं भरता। एक्चुअली वो कचड़ा सिर्फ न्यूट्रिएंट उसमें एड अप करता है, और वो न्यूट्रिएंट से वहां नया नया तरह का प्लांट आता है और वो प्लांट ये सब भर देता है। ठीक है। तो अगर आपका कचरा उसमें जा रहा है तो आपके कचरा जाने की वजह से उसमें यूट्रोफिकेशन वो बहुत फास्ट होगा। इसको बोलते हैं कल्चरल या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। कल्चरल या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। और याद रखिएगा, इकॉर्निया बहुत ज्यादा इस तरह के पानी में ग्रो करता है। इकॉर्निया नाम तो सुने ही होंगे। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला, मीना माता डिजीज।
ये वाटर डिजीज है, जो कि अगर आपके पानी में वाटर में मरकरी का कंटामिनेशन है तो आपको जो बीमारी होगा वो होगा मीना माता डिजीज। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी साल यानी 2021 में ये नीट में आया था कि मीना माता डिजीज किसके वाटर में किसके कंटामिनेशन से होता है, तो मरकरी। उसी तरह इटाई इटाई यानी आउच आउच डिजीज, नाम भी बहुत बढ़िया है, ये कैडमियम के एक्सेस होने पे होता है, कैडमियम कंटामिनेशन। ये भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बॉडी में नाइट्रेट ज्यादा होगा तो वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करेगा और आपको जो होगा वो बीमारी का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक्सेस नाइट्रेट कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी याद रखना है। स्केलेटल फ्लोरोसिस इज कॉज्ड बाय एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोराइड, अगर पानी में क्लोराइड ज्यादा है तो फ्लोरोसिस होगा, बेकार है। आर्सेनिक ज्यादा होने पे ब्लैक फुट डिजीज काम का है बट ऑलमोस्ट बेकार। ऑलमोस्ट बेकार से मेरा मतलब है एनसीईआरटी में तो दिया है, उससे काम का तो है लेकिन कभी आने का चांस वांस नहीं है, इसलिए ऑलमोस्ट बेकार है। अगला, अगर कॉपर एक्सेस होगा तो हाइपरटेंशन होगा, यूरेनिया होगा और फीवर भी हो सकता है, कोमा भी हो सकता है। उसी तरह अगर गर्म पानी, हाँ हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मान लो कई बार क्या होता है, बहुत सारे नदी में जो पॉल्यूशन का एक्सेस होता है थर्मल पॉल्यूशन, इसमें क्या करते हैं ना, या वाटर पॉल्यूशन का भी एक टाइप है। अगर आप नदी में, सी में नहीं, सी तो बहुत बड़ा है, अगर आप रिवर में गर्म पानी डायरेक्टली, मान लो फैक्ट्री में आप यूज किए आयरन इंडस्ट्री में गर्म पानी आयरन को ठंडा करने के लिए, और वो गर्म पानी को सीधा रिवर में छोड़ रहे हैं, तो अगर गर्म पानी रिवर में जा रहा है तो ये भी एक तरह का कॉन्टामिनेशन है, याद रखिएगा, ये भी एक तरह का कॉन्टामिनेशन है। तो वो भी वहां के इंडिजीनियस फ्लोरा और फौना को बहुत ज्यादा हार्म करता है, डैमेज करता है। अब वाटर ट्रीटमेंट का एक केस स्टडी, इसमें केस स्टडी बहुत पढ़ना है, बार बार बोल रहा हूँ। अभी थोड़ा देर में आएगा सॉलिड वेस्ट, तो दिख रहा है हेडिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें भी केस स्टडी पढ़ना, बहुत केस स्टडी है, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ इस बारे में। तो ये है इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। और व्हाट आई फील की, वैसे सीबीएसई में इस बार तो ये डिलीटेड है, सीबीएसई वालों आप तो छोड़ ही दो, सीबीएसई वालों को छोड़ ही देना ना, सीबीएसई वालों को छोड़ना नहीं छोड़ना, लेट मी चेक, ऐसा ऐसा चीज में डाउट नहीं होना चाहिए। ड्राइव, डिलीटेड बायोलॉजी, तो इसको इन्वायरमेंटल छोड़ देना है बच्चा, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल इशू छोड़ देना है, तो ये सीबीएसई वालों के लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो हाँ, ये जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है इसके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो कि अकाटा में लिया गया। अकाटा एक कैलिफोर्निया में जगह है, वहां पे क्या किया गया कि एक साथ बहुत सारा चीज को मिलाया गया। यहाँ पे जो पीपल थे, पहले तो पढ़ लेते हैं, द टाउन पीपल क्रिएटेड अ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद अ नेचुरल सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद हम वर्ल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर उन्होंने ट्रीटमेंट करा था। दो स्टेज में होता है ट्रीटमेंट। पहला स्टेज कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, पानी के अंदर जो भी कचरा है पहले तो उसको जमा कराए, सेडिमेंट कराए, फिल्टर करे, क्लोरीन से ट्रीटमेंट किए, और उन सब के बाद जो डिजोल्व, अच्छा ये सब के बावजूद डिजोल्व हैवी मेटल तो रह ही जाते हैं पानी में। उसके बाद सेकेंड स्टेज में बायोलॉजिस्ट जो थे वो 6 कनेक्टेड मार्स, मार्स मतलब दलदल इलाका को आपस में, जो कि ऑलमोस्ट 60 हेक्टर में फैला हुआ था, उसको आपस में यूज करना शुरू किया, जो कि आपस में इंटीग्रेटेड था, एक के बाद एक लिंक था।
अलग अलग मार्स में अलग अलग जगह का अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स रखे जो कि अलग अलग चीज को न्यूट्रलाइज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और एसिमिलेट करेगा। देखो कितने अच्छे से लिखे हैं। एप्रोप्रिएट ऑर्गेनिजम्स वेयर सीडेड, इन सब एरिया में वैसे ऑर्गेनिज्म को डाला गया अलग अलग जगह पे, विच न्यूट्रलाइज, या तो न्यूट्रलाइज कर रहा हो या एब्जॉर्ब कर रहा हो या एसिमिलेट यानी यूज कर रहा हो पॉल्यूटेंट्स को। तो इससे क्या हुआ, अंत में जो पानी बाहर निकलता है ये नेचुरली प्यूरिफाई हो जाता है। और साथ में ये जो इतना बड़ा मार्स बना 60 हेक्टेयर में, जो आप दलदली इलाका तैयार किए थे जहाँ अलग अलग तरह का पेड़ पौधा लगाए, वो एक सेंचुरी भी बन गया, क्योंकि उस वहां पे पेड़ में आप पानी बस नेचुरली छोड़ दिए थे तो पेड़ पौधा भी खूब हो रहा था। इस तरीके से छोड़े कि भाई जो भी पॉल्यूटेंट्स था वो यूज हो जाए, तो जाहिर सा बात है जो पानी बच रहा था वो साफ बच रहा था, है ना। इस तरह से अलग अलग तरीके से वो जो पानी था वो यूज हो रहा था, मतलब साफ हो रहा था। अब ये सब पूरे प्रोजेक्ट को देखरेख करने के लिए एक ग्रुप बना। उस ग्रुप का नाम था फ्रेंड्स ऑफ अकाटामास। ये खूब पूछता है बोर्ड, फ्रेंड्स ऑफ अकाटामास क्या है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है देखरेख के लिए और सेफ गार्ड के इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब अगला टर्म आ रहा है इकोलॉजिकल सैनिटाइजेशन। क्या होता है सैनिटेशन, इकोलॉजिकल सैनिटेशन? ये एक सस्टेनेबल सिस्टम है जिसमें कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को हम हैंडल करते हैं। साथ कैसे भाई, यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट, ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट को यूज करके। ये एक प्रैक्टिकल, हाइजीनिक, इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है जिसमें कि ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अ रिसोर्स। इसको रिसाइकिल करते हैं एक नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे। इट इज रिसाइकल्ड एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, जो कि रिड्यूस करता है केमिकल फर्टिलाइजर के यूज को। ये इकोलॉजिकल सैनिटेशन क्या है कि हमारा जो एक्सक्रीटा है इसको रिसाइकल करके कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देना, नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देना। और श्रीलंका में और केरला के बहुत सारे पार्ट्स में इस तरह का टॉयलेट बनाया गया है ताकि जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा हो वो वहीं पे कन्वर्जन शुरू हो जाए। ये जो टॉयलेट है उनका नाम है इको सैंड टॉयलेट। इको सैंड टॉयलेट, देख रहे हो? इको सैंड टॉयलेट। चलो अगला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पहले तो सॉलिड वेस्ट क्या है, जो बड़ा हो, सॉलिड हो, जो सब सॉलिड वेस्ट है। कचरा से जो भी निकलता है वो सब सॉलिड वेस्ट है। इसको तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वैसा जो बायोडिग्रेड हो जाए, रिसाइकलेबल जो रिसाइकिल हो जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो बायोडिग्रेड नहीं हो। अभी एक टर्म होगा है सैनिटरी लैंडफिल। आप सब देखे हो कि हर शहर में कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पूरे शहर का कचरा को डंप किया जाता है। डंप किया जाता है मतलब जो भी कचरा है उस कचरे को एक जगह ले जाके जो भी थोड़ा गड्ढा इलाका होता है वहां भरा जाता है, उसी को लैंडफिल बोलते हैं। तो ये जो लैंडफिल है इसको आज के समय में एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज कर रहे हैं। पहले हमारे जो भी कचरा होता था हम उसको जलाते थे, तो अब हम उसको जलाते नहीं है, उसको जलाने के बजाय एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे लैंडफिल में यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सोचो कितना कचरा प्रोड्यूस होता है कि पहाड़ बन जाता है। देखते हो ना तुम सब लोग, कभी ना कभी तो जरूर देखो कि कचरे का पहाड़, एकदम पहाड़ ऐसा हो जाता है, इतना कचरा आता है। तो सोच लो हम लोग कितना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। और तो सच सही मायने में ये बहुत खतरनाक बात है, हम लोग हद से अधिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। खैर कोई नहीं। तो बहुत तरह का है, बट इससे क्या हो रहा है कि जिस जगह पे आप कचरा फील कर रहे हो वो हर तरीके से बर्बाद हो रहा है। कैसे? लेकिन जो जगह है जहां फिल करो, बट दिस साइट्स आर गेटिंग फिल्ड टू, ये जगह भी भर रहे हैं और साथ में सीपेज ऑफ केमिकल हो रहा है। उस कचरे में जो जो केमिकल है वो मिट्टी के अंदर सीप कर रहा है। सीप यानी जो भी थोड़ा मोड़ा दरार है, दरार से नीचे जा रहा है।
और वो सब नीचे होते हुए वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच रहा है और उसको पॉल्यूट कर रहा है। बच्चा लोग देख रहे हो? अच्छा, अब भाई हॉस्पिटल वेस्ट जो भी होता है, वो हॉस्पिटल वेस्ट में तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वहां से कैसे बचे? तो उससे बचने का तरीका क्या है कि आप जो भी आपका हॉस्पिटल वेस्ट है, उससे बचने के लिए आप उसको इंसिनेटर्स में को यूज कीजिए, उसी में जला दीजिए। और पायरोलाइसिस यानी अगर कोई चीज है तो उसको ऐसे ब्रेक करो कि वहीं पे टूट जाए। क्या होता है चलो समझ लेते हैं। इंसिनेशन में क्या होता है? इंसिनरेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना 1200 डिग्री सेल्सियस पे। जाहिर सा बात है कोई भी चीज एकदम बर्बाद हो जाएगी। पायरोलाइसिस क्या होता है? किसी भी चीज को जलाना ऑक्सीजन के एब्सेंस में। इंसिनेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, पायरोलाइसिस ऑक्सीजन के एब्सेंस में। और इस बार टेम्परेचर कितना? 1650। और इन दोनों तरीकों से हम सॉलिड वेस्ट को पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सा बात है इतना ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना? हाँ ठीक है, आज हम लोग रेडियो एक्टिव वेस्ट से पहले तक मतलब यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे। 2 पेज डेली हम लोग पढ़ रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग रेडियो एक्टिव वेस्ट पढ़ेंगे और ओजोन डिप्लीशन पढ़ के खत्म कर देंगे। अगले क्लास में चैप्टर खत्म, यानी कल सैटरडे को चैप्टर खत्म। संडे को विल बी बिगनिंग विद द लास्ट चैप्टर, जो कि मुश्किल से 3 दिन चलेगा। ट्यूसडे, मंडे से ट्यूसडे तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मंडे को खत्म कर देंगे, ट्यूसडे नहीं, कोशिश करेंगे। चलिए, अब अगला पॉइंट, इम्परेबल कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अच्छा हाँ, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये एक अलग ही टेंशन है। इसमें दिक्कत क्या है कि बहुत सारा हम लोग सेमी कंडक्टर्स, मेटेलॉइड ये सब यूज करते हैं। और जो सेमी कंडक्टर या मेटेलॉइड हम लोग यूज करते हैं, उसमें दिक्कत क्या है कि उसमें बहुत खतरनाक खतरनाक हेवी मेटल्स होता है। अब वो हेवी मेटल क्या है कि डिकम्पोज तो होगा नहीं, और वो भी जाकर आयंस के फॉर्म में आपके सॉइल से मिल रहा है, आपके सॉइल्स में एक्सेस आयंस डाल रहा है। उससे क्या हो रहा है कि कैंसरस हो जा रहा है वो सॉइल। ठीक है? अच्छा, जानते हो ये इतना खतरनाक चीज है, इतना खतरनाक चीज है कि बहुत सारा देश कचरा अपने यहाँ रखता ही नहीं है। जैसे अमेरिका ऐसा जो डेवलप्ड कंट्री है, वो जो ई वेस्ट होता है उसको तो अपने पास रखता ही नहीं है। ई वेस्ट में बहुत सारा हेवी मेटल्स होता है, बहुत सारा गोल्ड और प्लेटिनम, ऐसा महंगा महंगा मेटल भी होता है, क्योंकि वो सब में बहुत अच्छा एबिलिटी है कंडक्शन का। सिल्वर भी यूज करते हैं, कुछ सेमी कंडक्टर चिप ये सब भी होता है। तो जो गरीब देश है या फिर जो अंडर डेवलप्ड है, अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, डेवलपिंग कंट्री है, तो जो गरीब है वो तो कचरा खरीदता है, मतलब खरीदता नहीं एक्चुअली, पैसा लेता है, पैसा लेकर अपने यहाँ डंप करता है कि भाई ठीक है, हमको आप इतना पैसा दीजिए, हम आपका कचरा डंप करेंगे। अमेरिका ऐसा देश खुद से कुछ ही पैसा दे देता है, ले भाई पैसा रख, लेकिन ये कचरा मेरे यहाँ मिलता। और उसका जो कचरा था वो सारा कचरा गरीब देश खरीद लेता है। अच्छा, इंडिया ऐसा देश भी कचरा खरीदता नहीं एक्चुअली, मतलब डंप कर लेता है। इंडिया ऐसा देश भी वो सब कचरा डंप करता है अपने। और इंडिया ऐसा देश ऐसा 2 कारण से करता है। पहला कि उसको पैसा मिलता है, और दूसरा उस कचरे में बहुत सारे मेटल्स, महंगे महंगे मेटल्स होते हैं, जिसका भी हम बात किए थे। इंडिया के पास कम से कम इतना टेक्नोलॉजी है कि वो सारे मेटल्स को अलग कर सके। तो हम बहुत हद तक उसमें से महंगा मेटल्स को निकाल लेते हैं, लेकिन वो कचरा तो हमारे यहाँ ही रहता है। हम उस महंगा मेटल को यूज तो करते हैं बहुत हद तक, लेकिन फिर भी हमारे सॉइल में तो जहर घुल रहा है। ई वेस्ट बहुत खतरनाक है। देख लो भाई, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान इंपोर्ट हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। चाइना हो गया या इंडिया हो गया या पाकिस्तान हो गया, ये ई वेस्ट दुनिया का आधा से अधिक ई वेस्ट खरीद लेता है जो डेवलप्ड कंट्री में होता है। क्यों? रिकवरी ऑफ मेटल लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल एंड गोल्ड, ये सब रिकवरी के लिए। ई वेस्ट का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, रिसाइकलिंग, जो कि बहुत मुश्किल है। मतलब
कहाँ ही होता है, हम लोग तो फोन लिए कचरा में फेंक दिए, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन थैंक्स टू अहमद खान, ये मिस्टर खान बहुत अच्छा काम किए। ये मिस्टर खान एक्चुअली किए क्या, ये जो भी प्लास्टिक था जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा टेंशन बन गया था, उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, और उसका नाम रखे पॉलीब्लेंड। क्या नाम रखे? पॉलीब्लेंड। और वो बोले कि अगर इस पॉलीब्लेंड को हम लोग ब्यूटेमिन, अलकतरा, ये सब के साथ मिलाकर रोड बनाए तो रोड का जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कम से कम तिगुना। मतलब नॉर्मल आप जो रोड बना रहे हैं नॉर्मल तरीके से, अगर वो 5 साल चलेगा तो उसी रोड में आप खाली ये पॉली ब्लेंड मिला दीजिए तो कम से कम 15 साल चलेगा। अब यहाँ पे मजे का बात यह है कि यार 15 साल, एक तो रोड का लाइफ बढ़ गया और दूसरा हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, कचरा। तो मेरा कचरा भी कम हो रहा है और जो चाह रहे हैं उसका ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ रहा है। बहुत अच्छा बात था, बहुत अच्छा बात था। और खास खास वजह क्या था कि वैसा रोड जिसमें पॉलीब्लेंड मिला हुआ है, उस वो बिट्यूमेन का वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी को कई गुना बढ़ा रहा था। वाटर रिपेलेंट, अक्सर रोड जो खराब होता है बारिश के मौसम में खराब होता है, तो बारिश के मौसम में पानी को रिपेल करता है, पानी टिके नहीं, पानी उस पर असर न करे, उसको रिपेल करने के लिए पॉलीब्लेंड मिलाते हैं। अब चलो, अहमद खान तो कमाल ही कर दिए थे। अब थोड़ा एग्रो केमिकल और उसका इफेक्ट देखें। भाई जाहिर सा बात है, हम लोग ऑलमोस्ट सारा बात कर दिए। हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड जो यूज कर रहे हैं वो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक हो रहा है। कई बार नॉन टारगेट मतलब हमको मारना था वीड, मर गया गेहूं का पेड़, नुकसान है। मारना था वीड, लेकिन वीड तो मरा ही, लेकिन उसी वीड पे दो चार अच्छे ऐसे बैक्टीरिया थे जो हमारे लिए काम के थे, वो भी मर गए, नुकसान है। खैर, नुकसान तो है ही बहुत ज्यादा, ये सब लोग जानते हैं। अब जरा बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन का। किसी भी तरीके से सॉइल में फर्टिलाइजेशन या ऐसा फैक्टर का घटना जो सॉइल के फर्टिलिटी को या सॉइल के प्रोडक्शन रेट को घटाए तो वो पॉल्यूशन है। जैसे एग्जांपल, तो पहला एग्जांपल तो भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जैसे प्लास्टिक बैग, जो भी हो प्लास्टिक का। दूसरा, हॉस्पिटल वेस्ट, बहुत खतरनाक माइक्रोब्स उसमें होता है, इसलिए वो खतरनाक है। तीसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, कुछ ज्यादा ही आप फर्टिलाइजर यूज कर ले रहे हैं, नेचुरल माइक्रोफ्लोरा को बर्बाद कर रहा है, मतलब नेचुरल जो माइक्रोब्स है, नेचुरली जो रहते हैं उनको बर्बाद कर रहा है। चौथा, माइन डस्ट, है ना, खान में जो भी डस्ट निकलता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। माइन डस्ट जो निकल रहा है एक्चुअली उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, वो सॉइल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सॉइल के सबसे ऊपर वाले लेयर पे होता है ह्यूमस और फर्टाइल सॉइल, लेकिन ये जो माइन से डस्ट निकलता है ये उसको ढक दे रहा है, और वो एसिडिक होता है, टॉक्सिक होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उसमें, तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरा पूरा फर्टिलिटी। सॉलिड वेस्ट को आप रिसाइकिल कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं, उनसे हीट जो निकल रहा है वो भी बर्बाद कर रहा है, एक बहुत अच्छा तरीका है सॉइल पॉल्यूशन का। चौथा छठा, सॉइल इरोजन, ओवरग्रेजिंग या डिफॉरेस्टेशन, ये भी पॉल्यूशन की तरह ही एक्ट कर रहा है। अब आज के लिए आखिरी टॉपिक, रमेश चंद्र डागर का कहानी। रमेश चंद्र डागर जो थे, सोनीपत के एक मामूली किसान थे। बैकग्राउंड में टन 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 वाला म्यूजिक भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई न्यूज चैनल पे कहानी सुना रहे हैं। मिलिए रमेश चंद्र डागर, बेचारे बहुत गरीब आदमी। अब बात ये था ना कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किए थे, वो भी इंटीग्रेटेड, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ वो कुछ एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे थे। ये एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किए थे फार्मिंग का जो कि साइक्लिक है। साइक्लिक यानी लगातार एक के बाद एक होता है। जीरो वेस्ट प्रोडक्शन, सोचो हम अभी बात कर रहे थे कि हम कितना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और ये बोल रहे हैं जीरो वेस्ट। वेस्ट बन ही नहीं रहा है, तो वेस्ट का हो क्या रहा है? कोई भी चीज जो जिंदा होगा वो वेस्ट तो प्रोड्यूस करेगा, तो वेस्ट का हो क्या रहा है? हो यूं रहा है कि एक जगह पे जो वेस्ट बना वो दूसरे जगह पे यूज हो जा रहा है। मतलब क्या मेरा, मतलब ये कि आप कचरा प्रोड्यूस किए थे एक जगह पे, अब वो कचरा किसी और का खाना बन जाए तो मजा आ जाए, है ना, आपका कचरा भी यूज हो गया किसी और के लिए, और जिसका खाना बन रहा है अगर वो भी मेरे काम का है तो और मजा।
आपके कचरे को कोई खाया और जो खाया वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे रहा है। जैसे मान लो तुम्हारा जो एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसको पिग खा रहा है और तू पिग को भी यूज कर रहा है, तो तेरा कचरा कोई और यूज किया और तू उसको यूज कर रहा है, तो तेरा कचरे का भी इनडायरेक्ट यूज हो गया ना। दैट्स इट। तो ये इंटीग्रेटेड किए थे, इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है। वो किए क्या, वो बोले कि भाई हम एक काम करते हैं, हम बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग सब एक साथ करेंगे और उस सब के साथ साथ एग्रीकल्चर को भी ऐड करेंगे। हो क्या रहा था भाई, तो डेयरी से जो मान लो वेस्ट निकला वो वहां यूज हो गया, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में पॉलिनेशन के लिए बी कीपिंग था। अब बी जो नेक्टर यूज की, जो भी फूल वूल अगर बर्बाद की भी, तो वो सब हनी के फॉर्म में मिल जाएगा। जाहिर सा बात है, खेत है तो पानी चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, है ना। सब एक साथ आपस में इंटीग्रेटेड था, एक का वेस्ट दूसरी जगह यूज हो रहा था। अच्छा, अब खेत से जो पुआल ये सब निकला, पराली जो जलाने का सबसे बड़ा इशू है, जो पराली बना वो डेयरी मैनेजमेंट में यूज हो गया, गाय भैंस चर गई, खा गई। हर जगह का वेस्ट कहीं और यूज हो रहा था, तो जीरो वेस्ट था ये। और ये एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल भी था, बहुत सस्ता भी था। तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया प्रोजेक्ट था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया था रमेश चंद्र डागर का। देखो कितने अच्छे से बोला है, देयर इज नो नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप, क्योंकि कैटल एक्सक्रीटा को मैन्योर के तौर पे यूज कर रहे थे। क्रॉप वेस्ट से भी कंपोस्ट बना रहे थे, जो कि अगले साल यूज कर रहे थे नेचुरल फर्टिलाइजर के लिए। यहाँ तक कि नेचुरल गैस बन रहा था, जिससे एनर्जी नीड भी पूरा हो रहा था। और इन सब को मिलाने के बाद जब देखे रमेश चंद्र डागर की बहुत अच्छा इसका परिणाम आ रहा है, तो बहुत सारे किसान को मिला है। आज के समय में कम से कम 5,000 किसान उसमें मिला हुआ है। और एक क्लब बना है, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। और इसी बात के लिए आप रमेश चंद्र डागर को अपने एनसीईआरटी में जगह दे दी। ठीक है, तो चलिए रमेश चंद्र डागर का भी कहानी खत्म। अब अगले क्लास में बच्चा लोग विल बी स्टडिंग अबाउट रेडियो एक्टिव वेस्टेज। चलिए आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।